दोस्तों, आज के क्लास में हम बिटफील्ड्स के बारे में बात करेंगे। बिटफील्ड्स सी प्रोग्रामिंग के लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिटफील्ड्स के बारे में डिटेल्ड में ये क्लास। सो आज हम ये बात करेंगे कि बिटफील्ड होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में इसका बहुत रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब कोडिंग करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें। तो एक डिज़ाइन के लिए एग्जांपल लेंगे हम। तो बिटफील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक मेमोरी एग्जांपल, मेमोरी में एक रिक्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम एक डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद हम लोग उसको राइट फ्रॉम स्क्रैच, एकदम बेसिक से बिगनिंग से कोडिंग करते हैं। ठीक है, कोडिंग करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि रियली कैसे यूज़ किया जाता है बिटफील्ड्स को। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो जाता है ना। फिर हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि बिटफील्ड जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसमें डेटा टाइप्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हम लोग जैसे कैरेक्टर यूज़ करते हैं, फिर इंटीजर यूज़ करते हैं। तो डेटा टाइप्स का रिक्वायरमेंट जनरली होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। साइंड और अनसाइंड वो भी बहुत मैटर करता है प्रोग्रामिंग के लिए। एक बार जब हम सब समझ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स मतलब दिया जाएगा जिससे कि आप समझ सकें कि आपको कितना नॉलेज हुआ है। तो कुछ ट्रिकी कोड रहेंगे और साथ ही साथ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देने की कोशिश करूँगा। सो लाइनक्स कर्नल में काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो हम डायरेक्ट लाइनक्स कर्नल से ही इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि बिटफील्ड क्या होता है ना। सो बिटफील्ड का मतलब क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे मेमोरी में एक बाइट होता है और हम लोग बाइट को बोलते हैं जनरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कि एक बाइट में 8 या 8 बिट्स होते हैं, है ना। तो हर बिट का एक विड्थ होता है। अगर 1 बिट बोले तो सिंगल सिंगल बिट, 2 मतलब 2 बिट्स, 4 6 तो क्या होता है, विड्थ होता है। तो बिटफील्ड जब हम भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें नंबर ऑफ बिट्स काउंट करना पड़ता है और उसको अलग से डिक्लेयर करना पड़ता है। तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में मतलब फिर से समझेंगे। अब बिटफील्ड की क्यों दरकार होती है, तो रियली में देखा जाए तो बिटफील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो डिवाइस ड्राइवर हो, चाहे प्रिंटर हो, प्रोटोकॉल हो, सब में क्या होता है कि एक रिक्वायरमेंट होता है कि जो मेमोरी होती है वो फिक्स्ड होती है। तो अगर आप मान लीजिए एक प्रिंटर का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो प्रिंटर में अगर हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रिंटर जैसे कुछ कुछ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स होते हैं जिसमें कि आप समझिए कि आप फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन है फोटोकॉपी का, एक हुआ स्कैनिंग का ऑप्शन हुआ। तो आपका प्रिंटर है, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। कोई प्रिंटर फैक्स भी कर सकता है। तो प्रिंटर प्रोग्रामर, प्रिंटर जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है जो बनाता है, वो बोलेगा कि ठीक है आप बिट 00 सेट कीजिए, बिट 0 सेट कीजिए, 00 वैल्यू डालिए, तो इसका मतलब वो फोटोकॉपी करेगा। 01 डालेंगे तो स्कैनिंग करेगा। तो बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। तो आप 01 02 03 ऐसा नया नया वैल्यू डालेंगे तो नए नए फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हम बिटफील्ड प्रोग्रामिंग के जरिए किए करते हैं। और वैसे भी कोई और हार्डवेयर हुआ तो उसमें भी फिक्स्ड होता है। जैसे हार्डवेयर में कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं तो हम लोग कंट्रोल डाल देते हैं ना। तो सिग्नल 00 01 10 मतलब 0 1 2 3 ऐसे करके डालते हैं। तो बिटफील्ड्स रियली में एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो बिटफील्ड्स को हम लोग जब प्रोग्रामिंग में लाते हैं तो सी लैंग्वेज बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम बिटफील्ड को स्ट्रक्चर के अंदर ही ला सकते हैं। तो जब भी आप बिटफील्ड बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो एक स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा। स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो फील्ड्स होते हैं, तो उसमें आप आराम से बिट बाय बिट फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप एक हर फील्ड्स का एक नाम दे सकते हैं और हर फील्ड का एक विड्थ बता सकते हैं कि उसकी क्या विड्थ है, वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जो है आपका उसके अंदर में। तो वो 1 बिट का है कि 2 बिट्स का है। तो आप एग्जांपल जो देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी, है ना, तो देखिएगा कि आपको बताना पड़ेगा कि वो जो डिक्लेरेशन है, अगर मान लीजिए आपका हार्डवेयर बोलता है कि हमको 8 बिट्स या 1 बाइट चाहिए, या 2 बाइट्स मतलब शॉर्ट, या 4 बाइट्स मतलब इंटीजर, तो आपको टाइप बताना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा कि ये बिट फील्ड है। और कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो देख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसका विड्थ बताना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमको पूरा पता चल जाएगा। तो इस स्क्रीन में आप एग्जांपल देखें, जब डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ये है कि 1 बाइट है, उसमें आप देख रहे हैं कि टोटली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट साइड में दिख रहा है और लेफ्ट साइड में मोस्ट सिग्निफिकेंट दिख रहा है। तो सिंगल बाइट में F1 F2 और F3।
सो F1 1 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन में, F2 है जो वो 2 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है, और F3 3 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको क्या करना है, ये मेमोरी डायग्राम है, ये किसी ड्राइवर का है या कंट्रोलर का है या कोई हार्डवेयर का है, तो उसको हम सी प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हमको ये लगेगा कि हाँ, अब हम आराम से सी में कोडिंग कर सकते हैं। तो ऐसा सोचिए कि आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करने का प्लान कर रहे हैं इसको, है ना। तो देखते हैं कि इसको कैसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। सो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो अब हमको मेमोरी लोकेशन, क्योंकि देखिए जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है तो उसका जो मेमोरी लोकेशन है ना, तो अब हम उसको ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए हम लोग एक स्ट्रक्ट डिफाइन कर रहे हैं SF बिट्स, और उसके अंदर F1 और F1 डिफाइन करेंगे। उसके पहले ये जानना पड़ेगा कि ये कौन सा डेटा टाइप यूज़ करें। सो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में कोशिश करते हैं कि वो अनसाइंड रहे, क्योंकि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में नेगेटिव नंबर का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहता है ना। तो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में आप क्या करेंगे, इसको एक जनरली अनसाइंड लिखेंगे, और फिर जो आपके विड्थ टोटल एग्जांपल इसमें क्या है कि 1 बाइट का रिक्वायरमेंट है, 1 बाइट, सो हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 3 फील्ड्स है ना, F1 है, F2 है और F3 है। तो F1 का आप डिटेल डाल रहे हैं तो F1:1, F2:2, और उसके बाद F3:3। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो हमको लगता है कि ये ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के कुछ पिटफॉल्स भी बता रहा हूँ। जैसे आपने अभी डिज़ाइन किया, ये ठीक दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत आपको इश्यूज़ इसमें दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए F1, F2 और F3 टोटली 6 बिट्स हैं, लेकिन F1 और F2 के बीच में एक गैप दिखाई देगा आपको, है ना। तो उसको कंप्यूटर कैसे जानेगा या कंपाइलर कैसे जानेगा कि वो जो गैप है वो F2 स्टार्ट वहाँ से नहीं हो रहा। सिमिलरली आप ये देखेंगे कि F2 और F3 भी है ना, तो उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं। तो उसको कंपाइलर कैसे जानेगा कि अरे हाँ, मुझे तो यहाँ पे भी कुछ रिप्रेजेंट करना है या मुझे यहाँ कुछ रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो क्या होता है, इस तरह से जब डिज़ाइन करते हैं तो ये हमको करेक्ट दिखाई देता है, लेकिन अब ये मान के चलिए कि करेक्ट नहीं है क्योंकि गैप है, लूप होल्स है ना। तो हम प्रोग्रामिंग में इसको कैसे सेट करेंगे, क्योंकि गैप दिख रहा है हमने को, है ना। तो आप देखिए, हम इसको जो एरिया है F1 और F2 के बीच में और F2 और F3 के बीच में, उसका कोई नाम भी नहीं है उस मेमोरी लोकेशन का। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको एक नाम दे सकते हैं पहले, है ना। तो नाम देंगे तो मान लीजिए हमने दिया एक, कन्वेंशनली क्या करते हैं कि हम लोग रिजर्व्ड फील्ड, सो बोलते हैं रिजर्व्ड, सो रिजर्व्ड फॉर से रिजर्व्ड 1, रिजर्व 2। सो कोई नाम जनरली फिक्स रहता नहीं है, लेकिन जनरली कन्वेंशनली रिजर्व्ड वर्ड यूज़ किया जाता है ना। तो रिजर्व्ड का मतलब है कि रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज़, भविष्य में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 बिट है तो हमने कहा res1 बिट हो गया, है ना। तो ये जो लोकेशन है F1 के बाद आ रहा है, क्योंकि F1 पहला था तो दूसरा आया res1 बिट के लिए। फिर F2 का 2 बिट्स आपको दिखाई देगा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो res2 है, res2 का भी आपके लिए समझ लिए कि टोटल 2 बिट्स आ गया। सो नाउ ये जो आपको दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा हमारे लिए यूज़फुल हो गया। सो दिस इज़, ये जो डिज़ाइन हो रहा है अपने लिए, ये दिस इज़ करेक्ट डिज़ाइन, क्योंकि हमने पूरे 8 बिट्स को इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो हम लोग इसको प्रोग्राम जब अभी गाइडेड प्रोग्राम चालू करेंगे एकदम ग्राउंड अप से, मतलब जीरो से एकदम फ्रेश प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ था हमारा डिज़ाइन में ना, तो ये हम लोग प्रोग्रामिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक लैब डेमो करेंगे अभी, क्योंकि डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो लैब में क्या करेंगे, एक प्रोग्राम sf_bitfield.c करेंगे, और ये जो मेमोरी लोकेशन आपको दिख रहा है इस पूरे मतलब एग्जाम्पल में, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हम लोग आराम के साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
तो रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोगों को मॉडिफाई करना है बिट जो 0 और 2 to 3 और बिट नंबर 5 to 7 है। ऑलरेडी हमने उसका नाम दे दिया है, गिव अ नेम टू दिस मेमोरी लोकेशन, राइट, नाम भी दे दिया है F1 F2 F3। तो अब हमारा एक प्लान नेक्स्ट स्टेप में ये रहेगा कि अब हम इसको कैसे कोडिंग कर सकते हैं, है ना। सो जो कोडिंग के लिए अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सो आप लैब मशीन में आ जाइए। सो आप सबको मालूम है कि ये मेरा यूबंटू सिस्टम है, ठीक है। तो आप यूबंटू सिस्टम में या कोई भी सी कंपाइलर, कोई सी एनवायरनमेंट में आराम से कोडिंग कर सकते हैं। अब चूंकि मैं ये कोडिंग कर रहा हूँ, लाइव कोडिंग है, ठीक है। तो लाइव कोडिंग में प्रॉब्लम ये जाता है कि थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक होता है, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट का मिस्टेक होता है। तो आपको प्रॉपर इंडेंटेशन भी करना है, टाइपिंग भी देखना, और मिस्टेक हो रहा है तो जब प्रोग्राम हम लोग कंपाइल करेंगे ना, तो कंपाइल करेंगे तो आपको कुछ या तो वार्निंग आएगा या एरर आएगा, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइव कोडिंग जो अभी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि हम लोगों ने ऐसे बिट्स डिफाइन कर दिया, स्ट्रक्चर जो हमने डिज़ाइन में रखा था। और उसके बाद अब आप देखिएगा कि उसके बाद आपका मेन फंक्शन है। सो मेन फंक्शन में हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, SF बिट्स, और वेरिएबल का नाम है b। अब हम उसको सिंपल इनिशियलाइज करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे F1 जो था वो 1 बिट था, आप देख रहे हैं, तो F1 इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली F2 का कुछ वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग। तो F2 का वैल्यू, F2 2 बिट्स था, तो हम लोग 0 से 3 के बीच में तो एक 3 डाल दिया है। और सिमिलरली F3 हमारा क्या था, 3 बिट्स था। सो 3 बिट्स है, सो 3 बिट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, तो 5 डाल दिए हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो b.f1, b.f2, b.f3। अब इसको हम लोग सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। जब कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आपको डेटा दिखाई देगा। तो आपको दिखाई दिया है 1, 3 और 5, तो यही वैल्यू हम लोगों ने अभी असाइन किया था, है ना। अब जब ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हमको फिर ये लगेगा कि हाँ, ये जो वैल्यू है करेक्ट आया है। अब क्यों करेक्ट लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डिज़ाइन में भी यही डाला था, राइट। अब डिज़ाइन में भी यही डाला है और वैल्यू भी यही आया, विच मीन्स इसका मतलब है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी करेक्ट है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो हमने जो कोडिंग किया है स्क्रैच से किया है, और जो आप देख रहे हैं कि जो इसका वैल्यूज़ था वो लोकेशन F1, F2 और F3 प्रॉपरली मैच कर रहा है ना। अब बिटफील्ड के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि जो बिटफील्ड होता है वो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन बिटफील्ड में आप ये एग्जांपल देखिएगा तो F1 है, वो पूरा अनसाइंड इंटीजर हमने डिफाइन किया 32 बिट्स का, लेकिन हम लोग एक ही बिट यूज़ कर रहे हैं इस फील्ड में, इस एग्जांपल में। सिमिलरली जो सेकंड वाला है अनसाइंड F2, तो हमने नाउ अब हम लोग क्या सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं, पहले हमने कॉमा यूज़ किया था। तो सेमीकोलन का मतलब ये है कि अब हम लोग अलग अलग फील्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, F1 F2, और तीसरा वाला जो है सबसे नीचे F3 है, जो वो पूरा इंटीजर है, वो कोई बिट फील्ड नहीं है, और पूरा 32 बिट्स ले रहा है। तो अब अगर इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये जो डिफाइन कर रहे हैं हम स्ट्रक्ट SF बिट्स, और जो b वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है अपना, उसका क्या साइज हो सकता है। तो कंपाइलर से जब हम कंपाइल करेंगे ना, तो एक इश्यू ये आएगा कि हमको ये सोचना है कि टोटल कंपाइलर कितना मेमोरी एलोकेट करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिट फील्ड में ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है स्टूडेंट लोगों के पास। आप देखेंगे फील्ड F1 है 1 बिट है, F2 है वो भी 1 बिट है, और F3 है टोटली 32 बिट्स है। लेकिन चूंकि सेमीकोलन लगा दिया है हमने, है ना, तो एक डाउट होता है कि क्या करेंगे। कई बार सोचते हैं कि इंटीजर का 4 बाइट F1 के लिए हो गया, F2 के लिए भी 4 बाइट हो गया, और F3 के लिए, सो टोटली 4 + 4 + 4 12 बाइट्स हो सकता है, ऐसा सोचते हैं। तो जनरली कंपाइलर क्या होता है, वो थोड़ा इंटेलिजेंट या स्मार्ट होता है। वो क्या करता है कि वो कॉम्पैक्शन करता है, जो फील्ड F1 और F2 दिखाई दे रहा है ना आपको, वो दोनों को जोड़ देगा,
और दोनों का जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 1 बिट और 1 बिट है, तो पहले वाले के लिए F1 के लिए उसने 32 बिट कंपाइलर एलोकेट किया और उसमें से खाली 1 बिट यूज़ किया। उसके इमीडिएटली बाद F2 के लिए 1 बिट चाहिए, तो 31 बिट्स बचे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, उसमें से पहला बिट ले लेगा। सो टोटली अब क्या हो गया, दोनों को देख करके F1 F2 से 2 बिट्स हो गया और 13 बिट्स बचे हुए हैं। बट ये जो दोनों आ रहे हैं ये एक ही 4 बाइट लोकेशन से आ रहे हैं, है ना। सो टोटल साइज होगा उसका, तो वो खाली F1 F2 मिला करके 4 बाइट्स होगा। और F3 सेपरेट है, क्योंकि F3 फुल इंटीजर है, पूरा का पूरा इंटीजर है। सो तो कंपाइलर क्या करता है इस केस में कि वो मिला करके टोटली 8 बाइट्स का जगह बनाता है इसके लिए, ठीक है। तो 8 बाइट्स एलोकेट करेगा। और फिर हम लोग इसके बारे में जैसे एग्जांपल देखेंगे बिटफील्ड्स का, तो मैंने अभी आपको दिखाया कि टीसीपी स्ट्रक्चर जो होता है ना, टीसीपी हेडर बहुत पॉपुलर है और इजी समझ में आता है बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग भी करते हैं, तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग काफ़ी पॉपुलर रहता है सिस्टम्स में। तो मैं इसका आपको एक लाइव डेमो भी दूंगा जो टीसीपी हेडर है ना। तो जब लाइव डेमो दूंगा तो आपको पता चलेगा कि हेडर में किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। तो ये कर्नल सोर्स कोड है, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि कर्नल का सोर्स कोड एक बार डाउनलोड करके मतलब यूज़ कर सकें। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि बिटफील्ड से रिलेटेड ना कुछ एग्जांपल कोड आपको दिखा रहा हूँ मैं, जिससे आपको ये समझने में इजी रहेगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना डेवलप हुआ है और आपको पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है SF बिट्स, इसमें हमने एक अनसाइंड कैरेक्टर है, कॉमा सेपरेटेड है, F1 F2 F3। तो हमको ये पता करना है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड बाय द कंपाइलर। तो कितना कंपाइलर अपने लिए जगह रिजर्व करेगा, 1 बाइट करेगा कि 2 बाइट्स कि 3 बाइट्स। तो आपको थोड़ी देर के लिए पॉज करना है और आंसर आपको मिल गया। सो इसका आंसर होगा 1 बाइट। क्यों होगा 1 बाइट? क्योंकि सिंगल अनसाइंड कैरेक्टर था। दूसरा एग्जाम्पल सेम थिंग है कि कंपाइलर ये स्ट्रक्चर जो SF बिट्स 2, इसके लिए कितना मेमोरी एलोकेट करेगा। ये पिछले एग्जाम्पल के समान ही है, लेकिन ये कॉमा सेपरेटेड नहीं है, ये कोलन सेपरेटेड है। और हम F1 F2 F3 के लिए कह रहे हैं कि ये अनसाइंड है, अनसाइंड है, अनसाइंड है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसका मेमोरी एलोकेशन टोटली कितना होगा। सो कंपाइलर 1 बाइट करेगा कि 2 बाइट करेगा कि 3 बाइट करेगा। तो आप पॉज कर सकते हैं, फिर रिज्यूम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, फिर चालू कीजिएगा। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कितना स्पेस कंपाइलर एलोकेट कर सकता है। तो आप देखेंगे तो फाइनल आंसर अब होगा 1 बाइट। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 1 बाइट मेमोरी लोकेशन में हम आसानी से F1 F2 और F3 डाल सकते हैं, है ना। सो टोटली 6 बिट्स था। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है ये, क्योंकि SF बिट्स 3 है स्ट्रक्चर का नाम, और अनसाइंड इंटीजर हमने लिया है इस बार, ठीक है। तो F1 के लिए 1 बिट, F2 के लिए भी 1 बिट और F3 के लिए भी 1 बिट। और सो टोटली 3 बिट्स रिक्वायरमेंट हुआ। और कैरेक्टर जो है उसके लिए सेपरेट वेरिएबल है ये F4, ठीक है। तो ये सेपरेट है, ये बिटफील्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको बताना है कि कंपाइलर कितना मेमोरी स्पेस डिसाइड करेगा, 4 बाइट्स की 5 बाइट्स की 8 बाइट्स। सो आंसर भी आपको मिल गया इसमें, पहला वाला है। क्यों पहला वाला है? क्योंकि इंटीजर के लिए उन्होंने 4 बाइट लिया था और उसमें से खाली 3 बिट्स लिया है, तो 29 बिट्स फ्री है। सो कंपाइलर हमेशा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करता है, स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की। सो 29 बिट्स फ्री था और कैरेक्टर जो आपका F4 है उसको खाली 8 बिट्स चाहिए। सो 29 बिट्स ऑलरेडी है, तो उसमें से आराम से 8 बिट्स ले लेगा। तो आप देखेंगे कि इसमें भी टोटली आपका रिक्वायरमेंट है 4 बाइट्स में मीट हो जा रहा है ना। सो अगर आप ये आंसर कर पा रहे हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। तो आप थोड़ी देर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आने लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे डेटा टाइप्स। सो जब हम बिटफील्ड डिफाइन करते हैं तो डेटा टाइप का क्या इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिया था, कैरेक्टर अभी एग्जांपल लिया, फिर इंटीजर भी लिया था। तो अब हमको ये समझना है कि
ये जो डेटा टाइप्स होते हैं वो रियली में मैटर करते हैं कि नहीं करते हैं? सो रियली ये बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जो डेटा टाइप्स का रिक्वायरमेंट होता है वो प्रोग्रामर डिसाइड नहीं करता, वो आपका जो हार्डवेयर का रिप्रेजेंटेशन है। अगर हार्डवेयर बोलेगा मेरे को टोटली 16 बिट्स में कंट्रोल सिग्नल चाहिए, तो आपको 16 बिट का एक फील्ड डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट रहता है, तो जो हार्डवेयर है वो डिसाइड कर, हार्डवेयर बोलेगा कि 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट मतलब हमको 1 कैरेक्टर लोकेशन, मतलब 1 बाइट कैरेक्टर हो गया हमारे लिए, है ना। तो वो सब रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा हार्डवेयर या प्रोटोकॉल या बस प्रोटोकॉल या जो भी आप बोल सकते हैं, फिक्स्ड हार्डवेयर रिप्रेजेंटेशन जो रहता है ना कोई भी प्रोटोकॉल का, वो हेडर में रहता है, आपको पता चल जाएगा। सो डेटा टाइप रियली इम्पोर्टेंट रहता है। और दूसरी कोशिश ये रहती है डेटा टाइप में कि हम लोगों को जनरली साइंड वर्सेस अनसाइंड बोलते हैं, ठीक है। हार्डवेयर नेगेटिव नंबर्स को जनरली रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा जो डेटा टाइप हो वो अनसाइंड हो। अनसाइंड होगा तो जितने भी बिट्स होंगे हमारे वो अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल देखिए, तो हमने क्या किया है SF बिट्स 4.c में कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। SF बिट्स कैरेक्टर डेटा टाइप है, F1 F2, सो टोटली F1 F2 F3 6 बिट्स का रिक्वायरमेंट है, और असाइन कर रहे हैं वैल्यू 1 2 3। इसको अब हम प्रिंट करेंगे। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपको मतलब ये बताना है कि क्या आउटपुट होगा। हमने ऑलरेडी असाइन कर चुका है, ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ऑलरेडी डाल रखे हैं वैल्यू 1 2 5। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट। तो आप इस एग्जाम्पल देखेंगे और ये बोलेंगे कि यार ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि 1 2 5 हमने असाइन किया है और 1 2 5 आना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में वो ईजी है, लेकिन आंसर ज़रूरी नहीं कि इजी हो, ठीक है। तो जब आप इसको रन करते हैं तो आपको 1 2 5 नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि साइन, एज अ हिंट आपके लिए, साइन बिट का ध्यान रखिएगा, साइन डेटा टाइप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट आप इसको देखेंगे तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका अच्छा रियल आंसर है इसका D, -1 -2 -3, जो आप अभी सॉल्व करते हैं, जो अभी रन टाइम में हम इसको करेंगे कोडिंग, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने कोड कर रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करते हैं एक बार के लिए। आप देखिएगा, इसको ओपन करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए कैरेक्टर डेटा टाइप हमने लिख रखा है F1 F2 F3, सो टोटली 6 बिट्स हैं, और हमने असाइन किया वैल्यू 1 2 एंड 5, ठीक है। कंपाइल कर रहे हैं। हाँ, कंपाइलेशन के बाद उसको अब चलो रन करते हैं। तो रन कर रहे हैं तो क्या आया, -1 -2 -3। तो ऐसा कोई आइडिया है कि आप बता सकते हैं कि क्यों ये नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव नंबर जब आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका जो डेटा टाइप है कैरेक्टर रखा है, लेकिन क्या वो साइंड है कि अनसाइंड है? अब आप देखिएगा F1 F2 और F3, सो ये जो बिट पोजीशंस होते हैं, राइट, F1 1 बिट है, F2 2 बिट्स है और F3 3 बिट्स है, और हम बोल रहे हैं कि ये साइंड बिट है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये साइंड बिट दिखता है आपको, है ना। साइंड बिट मतलब अगर 1 बिट डेटा है, विड्थ 1 बिट है, तो वो साइन होगा। साइन में अगर आप वैल्यू 1 B.F1 = 1 लिख रहे हैं तो वो साइन है। साइन मतलब -1, तो उस केस में -1 आएगा वो, ठीक है। F2 है, F2 2 बिट्स है उसमें, लेकिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन रिप्रेजेंट करता है। हमने क्या डाला है, 2 0 डाला है, सॉरी 2 डाला है, तो वो मेमोरी में 1 0 रहेगा, 1 चला जाएगा साइन में, और उसके बाद लेफ्ट वाला रहेगा आपका 0। अब क्योंकि लेफ्ट 0 रहेगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट, बेसिकली। तो आंसर क्या होगा, -2 होगा, साइन है खाली वो, ठीक है। सो इट्स वो -2 आ जाएगा। सिमिलरली 5 क्या होता है, 1 0 1 होता है, सो 3 बिट्स है, 1 0 1। सो जो 1 है आपका लेफ्ट मोस्ट वाला, वो तो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 1 मतलब 1 हो गया, और साइन मतलब -4 आ गया वहाँ पर, सो -4 और 1, सो -3 हुआ। सो जनरली क्या होता है कि आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है प्रोग्रामिंग में, कि अगर आप साइंड और अनसाइंड यूज़ करते हैं, है ना, तो
वैल्यूज़ काफ़ी चेंज हो जाते हैं और हमको लगता है कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मिस्टेक का नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे अंडरस्टैंडिंग का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको दिखाई देगा कि F3 को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी। तो F3 का वैल्यू 5 है, बाइनरी में 101 होता है वो। अगर बाइनरी में 101 है तो अब आप ये देखिएगा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसका 1 है ना। सो 1 है, वो -4 के बराबर है। तो इसको आप देखेंगे 101, वो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू 2 रेस टू द सॉरी 2 रेस टू द पावर 2 हो जाएगा, 3 नहीं है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ हाँ। सो -1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और 2 टू द पावर 2, तो वो -4 हो गया, और जो मिडिल वाला है वो अपना 0 हो गया, और ये एक्चुअली 1 हुआ, राइट। सो तो फाइनल वैल्यू आया -3। सो एक्चुअली में हमने 5 असाइन किया था, लेकिन आंसर क्या आया, आंसर आया -3। क्यों आया, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो साइन होता है वो अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसके बेसिस में हमारा मिस्टेक हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन होगा कि अगर आपको करेक्ट चाहिए डेटा रिप्रेजेंटेशन सी लैंग्वेज के लिए, और सी लैंग्वेज का इंटरफेस जब हम हार्डवेयर से कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अनसाइंड चाहिए था। तो नेक्स्ट एग्जांपल उसी से संबंधित है, थोड़ा असाइंड वर्सेस अनसाइंड। सो आप देखिएगा स्ट्रक्चर है, F1 हमने 3 बिट्स डिफाइन किया है, और उसके बाद एक और एग्जांपल है जिसमें अनसाइंड हमने दिया इंटीजर, ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर जो है, सो सेकेंड फील्ड F2 उसको हम बोल रहे हैं अनसाइंड है, तो ये थोड़ा मिसमैच किया हमने, ठीक है। तो आप देखिएगा F1 इंटीजर है, साइंड है, और F2 है अनसाइंड, और असाइन क्या कर रहे हैं हम 5,1, ठीक है। सो 3 बिट्स है। सो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। सो 5,1 होगा कि 5,-1 कि -3 1 और -3 -1। तो अब इसको जब देखेंगे इस प्रॉब्लम को ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पे साइन है और कहाँ पे नहीं है। 3 बिट्स 101 जो F1 था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो साइंड है, 3 बिट्स है, तो वो 5 नहीं होगा। 5 करेंगे तो 5 वाला ऑप्शन चला गया आपका, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, अब आपका बचेगा F2 क्या है, F2 अनसाइंड है, और उसका हम वैल्यू 1 असाइन कर रहे हैं, है ना। तो आंसर फाइनली उसका जो आप समझ गए होंगे -3 1 आया होगा। अब हमको मूव करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ बिट फील्ड्स में, ठीक है। तो कर्नल में क्या होता है ना कि बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे कर्नल क्या है, वो लो लेवल प्रोग्रामिंग है ना, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, सीपीयू से इंटरेक्ट करता है, ड्राइवर से करता है। सो इट्स लाइक अ लाइफ ब्लड, मतलब पूरा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कर्नल में जो भी कोडिंग होता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, बस प्रोटोकॉल्स बहुत सारे होते हैं, स्टोरेज प्रोटोकॉल्स, स्कजी प्रोटोकॉल, टीसीपी, नेटवर्किंग, हार्डवेयर में ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, नेटवर्क ड्राइवर, I2C ड्राइवर, जो भी आपको आइडिया, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं। सो सब हार्डवेयर के एक फिक्स्ड विड्थ होता है रिक्वायरमेंट। सो हार्डवेयर बोलता है कि हमको इतना बड़ा कंट्रोल सिग्नल भेजो। कंट्रोल सिग्नल का भी वो डिफाइन करता है कि हम हमारे इतने सारे पिंस हैं, तो इतना हम ले सकते हैं। तो हम खाली 4 बिट ले सकते हैं, 8 बिट ले सकते हैं। तो जितने भी होते हैं मतलब कर्नल से संबंधित, राइट। तो आपको सभी में लगेगा कि एक फिक्स रिप्रेजेंटेशन बहुत दरकार है, प्रोटोकॉल में, हार्डवेयर में, ठीक है। तो ये हमने टीसीपी के एग्जांपल ले रहे हैं अभी। तो टीसीपी के एग्जांपल में देखिएगा कि आपको क्लियर कट दिखाई देगा RES1 रिजर्व्ड वन जो हमने अभी यूज़ किया था डिज़ाइन में, उसके बाद डी ऑफ, एफ इन, सिंक, ये सारे के सारे जो हैं रिजर्व्ड 1 4 बिट्स, ये सारे के सारे, है ना। ये जो सारे हैं, ये प्लस आपका जो अनसाइंड 16 दिख रहा है ना,
ये जो सारे हैं ये आपके लिए वेरी यूज़फुल हैं, क्योंकि ये सारे दिखा रहे हैं बिट फील्ड्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनसाइंड 16 ही बोल रहा है। U16 का स्पेशल मीनिंग है अनसाइंड 16। सो इवन हार्डवेयर भी ये बोलता है TCP/IP प्रोग्रामिंग में कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अनसाइंड 16 बिट है, साइंड नहीं है। ठीक है, तो ये एक टाइप डेफ है बेसिकली जो U16 दिख रहा है आपको। तो ये 16 बिट लोकेशंस जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं एक्चुअली में यहाँ अनसाइंड 16 बिट्स। सो TCP हेडर में ये पूरे के पूरे आपको दिखाई देंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि ये लिटिल एंडियन वर्सेस बिग एंडियन। ठीक है, सो क्योंकि हमने एक और क्लास में, पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था लिटिल एंडियन और बिग एंडियन के बारे में, तो आपको डिफरेंस भी दिखाई देगा इस एग्जांपल में, क्योंकि ऑर्डर ऑफ बाइट चेंज हो जाता है जब हम भेजते हैं डेटा ना नेटवर्क में। तो आप देखिए लिटिल एंडियन और बिग एंडियन का भी एग्जाम्पल दिख रहा है। तो आपको श्योर अब थोड़ा समझ में आ गया होगा कि कर्नल कोड आप देख रहे हैं तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था TCP हेडर का, तो ज़रूरी नहीं खाली TCP हेडर होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको ना प्रोग्रामिंग में। तो आप जब कर्नल का सोर्स कोड देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ दिखाई देगा। तो आप डेफिनेटली हाँ इसको ट्राई कीजिएगा, और जो मैंने कोड लिखा हुआ है जो आपको डेमो दिया था वो ट्राई कीजिए। उसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं, ट्रिकी कोड मैंने लिखे हुए हैं जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, आप वो सब ट्राई करेंगे तो आपके लिए बिटफील्ड अटेम्प्ट करना, उसको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही है। तो आपने यहाँ तक पूरा मेरे साथ क्लास अटेंड किया तो उसके लिए धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी, है ना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए। हम हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, इसलिए आप सैन फाउंड्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।